कैसे वो क्या हो रहा है, पहले सेल की ग्रोथ हो रही है, देन सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है, और रिप्रोडक्शन से सेल 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है, और ये तो इंटरफेज और एक एम फेज। ये फेज मैंने आपको समझा दिया, G1 फेज के बारे में बताया, बस वो क्रोमोसोम आ गए थे। अब वापस ये कहाँ जाएंगे, मेटाफेज सेकंड पे इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। ह्यूमन सेल का आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली सेल साइकिल एक सेल डिवाइड करती है 24 आवर्स के अंदर। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे PYQ, हम इसके सारे के सारे क्या सॉल्व करेंगे अब, PYQ ऑफ DNA टेक प्लेस इन रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नेहा जैन, बायोलॉजी एक्सपर्ट, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर विल पे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फाइनली बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ द वन शॉर्ट वीडियो ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आप लोग सब रेडी हैं, आप लोग सब एक्साइटेड है नेहा मैम के साथ पढ़ने के लिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये पॉइंट कि आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत डिटेल में स्टडी करना है। क्यों? बिकॉज इस चैप्टर से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन इस ईयर आने वाले हैं, और मतलब 20 से 24 मार्क्स आप लोगों के मुट्ठी में होने वाले हैं इस चैप्टर को, अगर आप कंप्लीट कर लेते हो। किसके साथ? नेहा मैम के साथ करते हो तो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का ट्रेलर देखते हैं। ट्रेलर, मूवी के पहले ट्रेलर आता है, तो इस चैप्टर का हम लोग ओवरव्यू सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, कोई भी एक सेल है, ठीक है, सबसे पहले एक सिंगल सेल होता है, वो सिंगल सेल एक बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक सेल पहले डिवाइड करके 2 सेल बनता होगा, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स में डिवाइड करके एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो वो सेल जो डिवाइड करता है ना, वो जो डिवाइड करने का प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी, सेल साइकिल। तो यहाँ पे ये सिंगल सेल 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 to 8, 8 to 16 में डिवाइड होके क्या बना रहा है, मिलियंस ऑफ सेल्स बना रहा है, और मिलियंस ऑफ सेल से क्या बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एक बिग ऑर्गेनिज्म जिसका नाम क्या है, ब्लू वेल। तो ये ही प्रोसेस है जो हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना है, कि ये जो एक सिंगल सेल है वो कैसे डिवाइड किया और कैसे डिवाइड करके एक बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं आप लोगों को। ठीक है, मान लो एक ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, दिस इज ह्यूमन सेल। हम इसका और भी नाम रख सकते हैं, हमारे चिंटू बाबा। कौन है हमारे चिंटू बाबा? बच्चों, ये बिग बॉस वाले चिंटू बाबा नहीं है प्लीज, है ना। तो अगर मान लो ह्यूमन सेल, और ये ह्यूमन सेल अगर इसमें ये डिवाइड कर सकती है 2 सेल में, कितने टाइम में, 24 आवर्स में। ठीक है, ये ह्यूमन सेल, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होती है, कब, 24 आवर्स में। और 24 आवर्स में किस में कन्वर्ट डिवाइड हो जाती है, 2 सेल में। तो जब ये डिवाइड करती है तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए डिवाइड करती है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, देखो, एक सेल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक सेल के, एक होता है ग्रोथ और एक होता है रिप्रोडक्शन। क्या क्या होता है बच्चों, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये पॉइंट समझ आया। एक ह्यूमन सेल था, ह्यूमन सेल एक सेल डिवाइड करता है 2 सेल में 24 आवर्स में। ठीक है, तो ये सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए वो किस में कन्वर्ट होता है, 2 सेल के अंदर डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई भी सेल की क्या करनी होगी, ग्रोथ करनी होगी। मान लो ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल की सबसे पहले हमने क्या करी, ग्रोथ। जब ग्रोथ हो रही है एक सेल की, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या किसकी ग्रोथ होती है सेल के अंदर बच्चों, उसका एक तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या करता है, इंक्रीज होता है। क्या पॉइंट है पहला, उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होगा, और उसके अलावा और क्या इसके अंदर डबल होता है, मेनली डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब ये हो रहा होता है, हमारा सेल का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, तो यहाँ पे इवेंचुअली क्या होता है, न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्म का रेशो में गड़बड़ी हो जाती है। मतलब उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशो
डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। जब न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगा तो क्या होगी, हमारी सेल जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के रेशियो को बराबर करने के लिए क्या करेगी, इवेंचुअली इट विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है। तो जब ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको मैं क्या बोलूंगी, रिप्रोडक्शन। क्या बोलूंगी बच्चों, रिप्रोडक्शन। समझ आया। तो एक ह्यूमन सेल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो पहले ये सेल क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ के अंदर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो रहा है और साथ में डीएनए का एप्लीकेशन हो रहा है। तो जब सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगी और इवेंचुअली उसका क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, जिससे वो सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब वो दो पार्ट में डिवाइड होती है तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पे, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, एंड सेकंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन। और इससे हमारी सेल क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगी। क्लियर हो गया सारा का सारा प्रोसेस। क्या बोला मैंने, बोला पहले तुम लोगों को, अगर कोई भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर वो मल्टीपल मतलब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बिग ऑर्गेनिज्म में जब कन्वर्ट हो रहा होता है तो सेल का क्या होता है, एक साइकिल चलता है जिससे सेल डिवाइड करती है और वो एक सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। फिर दो डॉटर सेल चार, चार से आठ, आठ से 16 ऐसे डिवाइड करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम हमारा सेल था, अगर मैंने ह्यूमन सेल की बात करी तो 24 आवर्स लेती है एक सेल दो सेल में डिवाइड होने पे। तो तब क्या होगा, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ में सेल पहले ग्रोथ करती है, मतलब पहले प्रिपरेशन करती है, फिर प्रिपरेशन करने के बाद वो क्या करती है, आपस में डिवाइड कर जाती है दो डॉटर सेल्स के अंदर। तो ये प्रोसेस को मैंने बोला है सेल साइकिल, और सेल साइकिल से क्या हो गया, सेल डिवाइड यानी कि सेल डिवीजन। पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, देखो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात करते हैं। तो सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एक तो इंटरफेस और एक होता है एम फेज, ठीक है। इंटरफेज में सेल की ग्रोथ हो रही है और एम फेज में सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरफेस का बताऊं आप लोगों को, देखो ये इंटरफेस है। इंटरफेस को मैं प्रिपरेटरी फेज भी बोल रही हूँ। प्रिपरेटरी फेज क्यों बोल रही हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है डिवाइडेशन के लिए। अब प्रिपरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या हो रहा है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन। ये पॉइंट समझ आया। और जब ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे तीन फेजेस को फॉलो कर रहा है, कौन कौन सा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। मैं आगे इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगी कैसे कैसे कौन कौन सा फेज में क्या क्या डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इंटरफेज को पहले रेस्टिंग फेज भी बोला जाता था, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। रेस्टिंग फेज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब साइंटिस्ट पहले जब इन्वेस्ट यहाँ पे क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने देखा कि ये सेल में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे। तो उन्होंने उनको लगा कि ये सेल उस टाइम पे क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। तो इन्होंने उस फेज का नाम क्या रख दिया, रेस्टिंग फेज, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। अब हम चलते हैं सेकंड फेज जिसको बोलते हैं हम एम फेज। ये देखो, अब ये जो एम फेज है, एम फेज के अंदर सेल क्या हो रही है, डिवीजन।
वहां पे सेल साइकिल चल रही थी जिसके अंदर सेल प्रिपरेटरी फेज में थी, प्रिपरेशन कर रही है, अपना ग्रोथ कर रही है। सेकेंड यहाँ पे क्या है, एम फेज, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है। मतलब मैंने बताया था रिप्रोडक्शन मतलब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, जिससे हमारी सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोसिस में पहले क्या हुआ, यहाँ पे हो रहा है पहले कैरियोकाइनेसिस, और फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है इन 4 पार्ट को फॉलो करते हुए होता है। कौन कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और टीलोफेज होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। समझ आया। सेम अब एम फेज में हमने माइटोसिस की बात कर ली, ऐसे एम फेज में मियोसिस भी होता है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस भी होता है और साइटोकाइनेसिस भी होता है। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा मियोसिस में, कि यहाँ पे जो सेल का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। यहाँ पे इसको मैं माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेल का नंबर क्या होता है, सेम रहता है, बट यहाँ पे सेल का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। वो कैसे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो पहले हम पढ़ते एक बार माइटोसिस। ठीक है, तो बच्चों माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस को क्या बोला मैंने, इक्वेशनल डिवीजन बोला। इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला है मैंने, क्योंकि यहां पे मान लो एक हमारे पास सेल है जिसका प्लॉइडी लेवल क्या है 2n, यानी कि ये सेल क्या है, डिप्लॉइड। और ये डिप्लॉइड सेल आगे जाके सबसे पहले सेल की ग्रोथ करेगा। ग्रोथ वाला फेज था इंटरफेज, ठीक है ना, जिसके अंदर इसने प्रिपरेशन करी, और फिर इवेंचुअली इसमें डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। बट ये दोनों डॉटर सेल की प्लॉइडी क्या है, 2n 2n, ये डिप्लॉइड होगा। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोला है क्योंकि इसकी प्लॉइडी भी डिप्लॉइड है, और जो डॉटर सेल है इनकी प्लॉइडी भी क्या है, डिप्लॉइड। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है, इक्वेशनल डिवीजन। समझ आया। अब ये कैसे सेम रहता है वो समझ लो। सेम वही, मेरे पास मान लो एक सेल है, ठीक है, इस सेल के पास क्या है, क्रोमोसोम है इसके न्यूक्लियस के पास। मान लो इसके न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम। अब 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना दो तो बुरा तो नहीं मान लोगे, है ना, बुरा तो नहीं मानोगे ना, मानना भी नहीं है। ठीक है, देखो ये मेरे पास सेल था। अब सेल की क्या होगी, सबसे पहले सेल ग्रोथ होगी। ग्रोथ में क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होता है, और साथ में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये जो सेल है इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज कर गया है, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ हमारा डीएनए का कंटेंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा डीएनए कंटेंट इंक्रीज यहाँ पे हो गया। देखो ठीक है, तो यहाँ पे सेल की ग्रोथ हो गई। अब सुनो, अब मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे समझना ध्यान से। जब भी हम क्रोमोसोम का नंबर देख रहे होते हैं ना बच्चों, तो नंबर जो है हमेशा हम किससे देखते हैं, सेंट्रोमियर से। ये सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पे आपको कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, मतलब 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं। सेम अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे भी कितना है सेंट्रोमियर, 4 सेंट्रोमियर है, मतलब यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम का अमाउंट ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब सेल की ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो तो कैसे रहता है, सेम रहता है, बट उसका जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डबल। ये पॉइंट समझ आ गया। और अगर हम लोग क्रोमोसोम का नंबर चेक करते हैं तो नंबर, क्रोमोसोम नंबर कैसे चेक करोगे, नंबर ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, और ये क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम का नंबर चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर सेम है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा, एम फेज आएगा। एम फेज मतलब मैं बात कर रही हूँ माइटोसिस,
इसकी बात कर रही हूँ, माइटोसिस। तो माइटोसिस में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस आता है। तो लिख दूं यहाँ पे, बुरा तो नहीं मानोगे, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में अब क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या होंगे, अलग होंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। वो कैसे जाएंगे वो हम वीडियो के अंदर बीच में, जब मैं माइटोसिस तुमको डिटेल में पढ़ा रही होंगी तब मैं तुम लोग को समझा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे देखो ये मेरा सेल है, सेल के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम का जो न्यूक्लियस है, मेरे यहाँ पे जो सेल का न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल डिवाइड कर गई, ये लो ये लो। हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब इससे मेरे पास यहाँ पे 2 सेल बन जाएगी। ठीक है ना, 2 सेल में अब ये कंटेंट आ गया हमारे पास। तो अब ये क्या है, डॉटर सेल। समझ आया। तो यहाँ पे जब इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है, सेम टू सेम मुझे इधर दिख रहे हैं, तो इनकी प्लॉइडी भी क्या होगी, 2n 2n। क्लियर हुआ। तो ये हमारा माइटोसिस का प्रोसेस है। वही अगर हम मियोसिस की बात करें, इस माइटोसिस के प्रोसेस, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब मैं मियोसिस की बात करती हूँ। मियोसिस में क्या होता है बच्चों, सेम अगेन मैं अपनी सेल बना लेती हूँ। ठीक है, चिंटू की सेल है, चिंटू बाबा की सेल है हमारे। अब यहाँ पे क्या था, फिर से मेरे पास क्या है, क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेल की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, सेल की ग्रोथ। अब जब ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे इसका जो क्रोमोसोम है वो भी क्या होगा, क्रोमोसोम का अमाउंट क्या होगा, डबल होगा, लेकिन उसका नंबर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये आप लोग को आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर अब हमने माइटोसिस में तो क्या पढ़ा था कि यहाँ पे अब इनका सेंट्रोमियर अलग अलग होगा और ये इसका कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो सेल है, जब कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस किसका हो रहा है बच्चों, मियोसिस प्रोसेस। ये मियोसिस 1 की बात कर रही हूं मैं, मियोसिस किसकी बात कर रही हूं, मियोसिस 1। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियस दिख रहा है। अब ये न्यूक्लियस में हमारे पास एक क्रोमोसोम रहेगा, ये वाला, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे ना बच्चों। अब तुमको लग रहा है मैम ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, बताती हूँ बच्चों, अभी रुको। देखो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। इसके अगर यहाँ पे हेयर का जीन है तो इस क्रोमोसोम के भी यहाँ पे क्या होगा, हेयर का जीन होगा। तो इनको मैं क्या बोलूंगी, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कैसे अलग हुए, दिख रहा है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है जिसका अमाउंट डबल हो गया था, अमाउंट के साथ ही क्या हो गए, ये डिवाइड हो गए। ठीक है, तो अब जब ये अलग होंगे, जब इनके अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो यहाँ पे हमारे को 2 सेल मिलेगी और इन 2 सेल के अंदर क्या होगा, ये ऐसे डिवाइड कर जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया। तो यहाँ पे देखो ये था 2n, क्या यहाँ पे मुझे 2n शो हो रहा है क्या, ये देखो 1 2 2n हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ये 1n 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 अलग हो गया, तो इसको मैं क्या n लिख सकती हूँ, हैप्लॉइड। इसको भी क्या मैं n लिख सकती हूँ, हैप्लॉइड। 2n किसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे मेरे पास अगर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है तो यहाँ पे इसको मैं क्या बोलूंगी, 2n। और अगर यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक होगा तो इसको मैं क्या बोलूंगी, n। समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 2n जिस किस में कन्वर्ट हो गए, n में कन्वर्ट हो गए। अब सुनो, ये हमारा मियोसिस 1 था, क्या था बच्चों, ये हमारा मियोसिस 1। अब मियोसिस 2 क्या होगा, मियोसिस 2 अगेन सेम माइटोसिस को फॉलो करेगा, और कैसे फॉलो करेगा वो देखो। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस,
क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, इस सेल के अंदर अगेन न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर हमारा जो क्रोमोसोम है वो ये वाला ऐसे आएगा, जैसे हमारी पहले वाली सेल में हो रहा था। ठीक है, देखो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद ये आगे क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। कैसे डिवाइड करेगा, आई होप आपको सबको ये समझ आ रहा होगा। क्या था हमारे पास, अब यहाँ पे देखो ये हमारा 2n था, अब क्या यहाँ पे हमको ये n n n हेप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है, दिख रही है ना। क्या था मेरे पास, 2n डिप्लॉइड क्रोमोसोम, डिप्लॉइड सेल थी। डिप्लॉइड सेल का पहले क्या हुआ, यहाँ पे ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद यहाँ पे जो पूरा का पूरा अमाउंट है वही क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो गए, अलग हो गए। अब होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों अलग अलग हो गए, अलग होने के बाद हम लोग को क्या मिला, यहाँ पे ये वाला n और n, मतलब 2n किस में कन्वर्ट हुआ, n और n में। फिर n और n में मियोसिस क्या हुआ, सेकंड। और मियोसिस सेकंड होने के बाद ये मियोसिस सेकंड किसको फॉलो करता है, माइटोसिस को फॉलो करता है। और इससे हमारे पास 4 n बने। सुन समझना फिर से, 2n, 2n किस में कन्वर्ट हुआ, n और n में। फिर n n किस में कन्वर्ट हुआ, n n n n। क्या ये समझ आया सबको, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, बच्चों समझ आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा माइटोसिस और मियोसिस। तो ये माइटोसिस और मियोसिस को फॉलो करते हुए मैंने आप लोगों को ये बताया, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, जिसके अंदर अगर हमारे पास 2n नंबर ऑफ सेल है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2n नंबर ऑफ सेल के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है। रिडक्शनल मतलब हाफ हो जाना। हमारा जो 2n नंबर ऑफ सेल था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब पहले n n में, एंड देन अगेन n n n एंड n में। ठीक है, तो इसके अंदर जब कैरियोकाइनेसिस हुआ तो हम ये 4 फेज को फॉलो करेंगे और फिर बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। यहाँ पे हम मियोसिस 1 का पहले प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, देन इंटरकाइनेसिस मतलब कि ये हमारा मियोसिस 1 से मियोसिस 2 पे जाने का प्रोसेस। ठीक है, मियोसिस 1 से मियोसिस 2 पे जाने का प्रोसेस इज इंटरकाइनेसिस, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और फिर उसके बाद में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। यहाँ पे 2n से क्या हुआ था, 2n से लास्ट तक इसमें कन्वर्ट हो गए थे n n में। अब ये n और n इस फेज में जाएगा, उसके बाद क्या बनेंगे, 4 n n n n, 4 हैप्लॉइड हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी। ये क्लियर हो गया। अब जनरली जो हमको माइटोसिस है, माइटोसिस का अगर मैं एग्जांपल देखूं, माइटोसिस हमें किसमें देखने मिलता है, मेनली मेनली सोमैटिक सेल्स के अंदर, सोमैटिक डिप्लॉइड सेल्स में। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन केस की अगर मैं बात करूं तो मेल हनी बी है, मेल हनी बी की प्लॉइडी लेवल क्या होती है बच्चों, वो हैप्लॉइड होता है। तो इसके अंदर भी हमको क्या देखने मिलता है, माइटोसिस देखने मिलता है। ठीक है ना, ठीक है। और ये हमको हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी देखने मिलता है और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर भी देखने मिलता है। बट मियोसिस हमें ओनली किसमें देखने मिलता है, डिप्लॉइड सेल, क्योंकि डिप्लॉइड से ही वो किसमें कन्वर्ट होगी, हैप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट होगी। ये क्लियर हो गया सबको, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू था। क्या बताया था मैंने कि अगर मैं किसी सेल की बात करूं तो सेल की पहले ग्रोथ होती है, फिर ग्रोथ होने के बाद उसका रिप्रोडक्शन होता है, इसमें वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो सेल की जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के अंदर उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होता है और साथ में उसका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से सेल क्या होती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म का रेशो क्या होता है, गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो 2 सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाती है। इसको डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो जब वो डिवाइड करती है तो उसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रिपरेटरी फेज इज इंटरफेज एंड देन वो डिवाइड करिए, दैट इज एम फेज। अब एम फेज 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस के अंदर सोमैटिक सेल्स के अंदर देखने मिलता है, जो एक ऑर्गेनिज्म को मतलब एक सिंगल सेल से बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाए। ठीक है, वो इक्वेशनल डिवीजन होता है कि अगर डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड सेल ही बनेगी। वही अगर मियोसिस की बात करें तो वो जर्म सेल्स में देखने मिलता है, मतलब गैमीट्स बनाने में हेल्प करता है, जिसके अंदर जो डिप्लॉइड सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हैप्लॉइड सेल के अंदर। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट,
आई होप सबको ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखते हैं, अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो सेल साइकिल में होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसके अंदर सेल सबसे पहले उसके जीनोम को डुप्लीकेट करती है। जीनोम मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, मतलब सेल की ग्रोथ साइटोप्लाज्म को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो मेन सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, इसको सेल ग्रोथ बोलेंगे। एंड देन इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, मतलब फिर सेल का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को मैंने क्या बोला है, सेल साइकिल। सेल साइकिल एंड में सेल डिवीजन। बच्चों ये पॉइंट्स सबको क्लियर हो गए? ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरफेस की। ठीक है, ये जो मैंने अभी आप लोग को सबको बताया कि क्या था, एक सेल है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इसका पार्ट होता है। ग्रोथ पहले साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू क्या करता है, इंक्रीज करता रहता है, फिर उसके अंदर डीएनए का सिंथेसिस होता है, फिर इवेंचुअली रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इससे दो डॉटर सेल्स बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इवेंट है, ये पूरा का पूरा जो इवेंट है वो किससे, दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स इनटू अ जेनेटिक कंट्रोल। क्या होते हैं ये, जेनेटिक कंट्रोल, इनके अंदर कंट्रोल होता है अपना। ठीक है, ये जेनेटिक कंट्रोल होता है इन इवेंट्स के अंदर। क्लियर, सबको क्लियर है? ठीक, लोग को क्या बताया था, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ मतलब इंटरफेस जो सेल का 95% ऑफ टाइम लेके जाता है। तो अगर हम इंटरफेस की बात करें तो ये इंटरफेस सेल का कितना, 95% ऑफ टाइम क्या करके लेके जाता है। ठीक है ना, तो इतने टाइम पे क्या हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है। क्या हो रही है इतने टाइम में, प्रिपरेशन। जैसे नीट का एग्जाम आप लोग को 1 साल 2 साल प्रिपरेशन में लगता है और फिर 3 घंटे में आप पेपर दे के आते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम है 95% ऑफ सेल साइकिल का टाइम कौन लेके जाता है, इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला ह्यूमन सेल, ठीक है, ह्यूमन सेल की बात करी तो ह्यूमन सेल जनरली कितने, 24 आवर्स के अंदर क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करती है। तो 24 आवर्स में 95% कितना हो जाएगा बच्चों, 23 आवर्स किसमें जाएंगे, इंटरफेस में, मतलब प्रिपरेशन में चले जाएंगे। ठीक है, और जो 1 आवर है वो किस में जाएगा, एम फेज में। समझ आया? तो इंटरफेस सेल साइकिल का 95% ऑफ टाइम लेके जाता है। वही अगर मैं एम फेज की बात करूं तो ये 5% ऑफ टाइम सेल साइकिल का लेके जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन सेल का आप लोग को अप्रोक्सीमेटली सेल साइकिल, एक सेल डिवाइड करती है 24 आवर्स के अंदर। वही एक और एग्जांपल है एनसीईआरटी में लिखा है कि जो यीस्ट है वो 90 मिनट्स के अंदर क्या करती है, रेप्लिकेट कर जाती है। 90 मिनट्स के अंदर सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल्स में। वही अगर मैं ई कोलाई की बात करूं तो यहाँ पे 18 से 20 मिनट में क्या करती है, ई कोलाई क्या होती है, अपने आप को डिवाइड कर लेती है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। इतना क्लियर हो गया? अब हम इंटरफेस की बात करते हैं। जो इंटरफेस 95% लेके गया सेल साइकिल का, तो उसके अंदर कौन कौन से फेजेस आते हैं, एक आता है G1 फेज, एक आता है S फेज, एक आता है G2 फेज। ठीक है ना, ये 3 फेज आते हैं। अब मैं अगर G1 फेज की बात करूं तो G1 फेज मेनली क्या हो रही होती है, इसमें सेल की साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो सेल की क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, और साथ में सेल क्या है बच्चों, यहाँ पे सेल जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है। तो डीएनए का सिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, द G1 फेज जो है वो क्या है, इंटरवल है किस किस के बीच का, इंटरवल बिटवीन M फेज एंड इनिशिएशन ऑफ S फेज, जिसके अंदर S फेज के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, मेनली डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। डीएनए डुप्लीकेशन बोल सकते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन बोल सकते हैं, डीएनए डबल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, बट यहाँ पे डीएनए का जो अमाउंट है, क्या है, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ? डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। ठीक है, डबल क्या हो रहा है, अमाउंट। लेकिन अगर मैं नंबर की बात करूं डीएनए के, तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, सेम है। कैसे सेम है, देखो मेरा वेट मान लो 60 kg है, 60 kg से अगर मेरा वेट 120 kg हो गया तो मेरा अमाउंट डबल हुआ ना, है ना। लेकिन क्या मैं डबल हो गई, क्या मेरा नंबर डबल हुआ,
नहीं हुआ ना। तो सेम यहाँ पे इसने क्या किया है, अपना अमाउंट डबल किया है, बट क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता है एस फेज के अंदर। क्लियर। वही अगर मैं G2 फेज की बात करूं, तो G2 फेज में बच्चों प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं, और प्रोटीन्स के अंदर मेनली कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, और यहां पे भी सेल की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो इंटरफेस वाले पॉइंट सबको क्लियर हो गए। देखो जीवन फेज में क्या क्या होता है, कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के और माइटोसिस के बीच का इंटरवल होता है जीवन फेज। ठीक है, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का इंटरवल होता है जीवन फेज। ये क्लियर है। सेकंड पॉइंट, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल्स क्या कर रही है यहाँ पे, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिक मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कॉन्टिन्यूसली ग्रो, मतलब ग्रोथ हो रही है इसकी, मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और बट अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती है। ये जीवन फेज वाला आई होप सबको क्लियर हो गया है। अब हम एस फेज पे चलते हैं। एस फेज के अंदर डीएनए सिंथेसिस भी होता है और रेप्लिकेशन भी होता है। रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का यहाँ पे, और इसमें जो अमाउंट है डीएनए का वो तो डबल हो रहा है। देखो अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये 2C है, 2C से क्या हो रहा है 4C, बट इसका जो नंबर है, अगर मैं नंबर की बात करूं यहाँ पे 2C है तो नंबर क्या होगा, सेम ही रहेगा। क्लियर हो गया। नंबर किससे देखते हैं हम लोग, सेंट्रोमियर से। ठीक है, ये जो बीच में सेंट्रोमियर होता है इससे हम लोग नंबर देखते हैं क्रोमोसोम का। सबको क्लियर है, एस फेज क्लियर हो गया। हाँ, वन मोर थिंग, एस फेज जो है अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें यानी कि एनिमल सेल की बात करें, तो जो डीएनए सिंथेसिस होता है यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है वो, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन सेंट्रियोल्स का जो डुप्लीकेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर, ये याद रखना, है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, देखो G2 फेज की बात करें तो G2 फेज के अंदर बच्चों यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और साथ के साथ में क्या होता है, सेल ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है और साथ में सेल की ग्रोथ कॉन्टिन्यूस यहाँ पे हो रही है। ये पॉइंट्स क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चले। अब हम बात करते हैं G0 फेज, एक और इंपॉर्टेंट फेज जिसका नाम क्या है, G0। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मैम आपने G0 फेज के बारे में तो बताया ही नहीं। बच्चों ये सेल साइकिल का हिस्सा तो नहीं होता है। क्या होता है, जब देखो जब यहाँ पे सेल, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक सेल है, मान लो ये वाली सेल है। सेल क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ करके कहाँ आ रही है, ये इंटरफेस कंप्लीट होके वापस से एम फेज के अंदर क्या हो गई, ये वाली सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब ये दोनों सेल डिवाइड हो गई और ये डिवाइड होके अब क्या बन चुकी है, मैच्योर बन चुकी है। अब ये डिवाइड नहीं कर सकती है। तो जब ये मैच्योर हो सकती है और जब ये डिवाइड नहीं करेगी तो ये क्या होगी, सेल साइकिल से बाहर चली जाएगी। तो जब वो सेल साइकिल से बाहर चली जाती है, जीवन फेज में आने के साथ ही वो कहाँ होती है, सेल साइकिल के बाहर चली गई। तो इस फेज को मैंने क्या बोला, G0 फेज, जहां पे सेल जो है वो ग्रो करके डिवाइड दो पार्ट में डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो दोनों डॉटर सेल्स है, अब ये किस में चली जाएगी, अब ये सेल साइकिल के अंदर नहीं आएगी क्योंकि ये मैच्योर इनफ हो चुकी है। अब ये डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, फिर से बताती हूँ, मेरे को अगर समझ नहीं आया होगा। देखो G0 फेज को हम क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं। इफ सेल हैज टू एग्जिट द सेल साइकिल इट गोज फ्रॉम G1 टू G0। यहाँ पे मेरे पास मान लो ये सेल साइकिल है, यहाँ मेरी एक सेल क्या कर रही है, ग्रो करना स्टार्ट की है। यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे डिवाइड करके परमानेंट में कन्वर्ट हो गया। बट अब ये वापस से यहाँ पे अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये कौन से फेज में चला गया बेटा, इनएक्टिव फेज में चला गया, क्वेश्चन फेज में चला गया। अब ये सेल डिवाइड नहीं करेगी आगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जब सेल एग्जिट कर जाती है सेल साइकिल से, कहाँ से, G1 से G0 फेज में। ठीक है, तो सम सेल्स इन एडिडल, मतलब अगर मैं बात करूं कुछ सेल्स है, जैसे मैं बात करूं हार्ट सेल्स, जैसे हमारी नर्व सेल्स की बात करें, एक बार अगर ये सेल बन गई तो अगर हमारे हार्ट की सेल डैमेज हो जाती है, अगर हमारे न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं तो वापस से ये क्या करेंगे, वापस से ग्रो नहीं करेंगे, वापस से डिवाइड ये सेल नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, एक बार अगर डिवाइड कर गई उसके बाद ये G0 फेज के अंदर चली जाती है।
तो आई होप आप लोगों को G0 फेज अब समझ आ गया होगा। एक बार हम इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट ब्लू वेल स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। कैसे एक बड़ा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। कैसे बनाता है? यू में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। जो क्या कर रहा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और वो दोनों डॉटर सेल फिर से ग्रोथ करती है और फिर से रिप्रोडक्शन करके 2 to 4, 4 to 8 ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो यही लिखा है, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 विद ईच पेरेंटल सेल्स गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। दो डॉटर सेल्स देती है जब भी डिवाइड करती है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new population that is formed by the growth and division of single parental cell and its progeny. अगर दूसरे वर्ड में बोले तो such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consist of millions of cell. एक छोटा सेल, एक सिंगल सेल डिवाइड करके क्या बना देता है, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल साइकिल की। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। सेल ग्रोथ होता है और उसके साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ऑल दीज प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस हैव टू टेक प्लेस इन द कोऑर्डिनेटेड वे। कोऑर्डिनेटेड वे में इनको काम करना पड़ेगा टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। इंटैक्ट मतलब सेम प्रॉपर तरीके के प्रॉपर जीनोम जिसमें कोई भी खराबी नहीं हो। तो इनको कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना पड़ेगा, तभी जाके क्या मिलेगा हमको, इंटैक्ट जीनोम मिलेगा। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesize the other constituent of the cell and eventually divide into 2 daughter cells। मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। सबको क्लियर है? ठीक है। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज, सेल ग्रोथ किस फॉर्म में हो रही है, साइटोप्लाज्मिक क्या हो रहा है, कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल। एक स्पेसिफिक स्टेज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, कौन सी स्टेज है वो, S stage. The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. मैंने आपको बताया था कि कैसे वो क्या हो रहा है, पहले सेल की ग्रोथ हो रही है, देन सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है, और रिप्रोडक्शन से सेल 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है, और ये पूरा का पूरा किसके अंडर है, जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, अब हम बात करें फेजेस ऑफ सेल साइकिल। हमने ही बोला टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल्स इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। एक ह्यूमन सेल 24 आवर्स के अंदर डिवाइड करती है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, हाँ सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और उसका टाइम देखो वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। जैसे अगर मैं यीस्ट का बोलूं तो यीस्ट जो है वो डिवाइड करती है 90 मिनट्स के अंदर, और ई कोलाई की बात करी थी हमने 18 to 20 मिनट्स के अंदर वो क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। अब मैंने आप लोग को बताया था कि 2 फेजेस होते हैं, एक तो इंटरफेज और एक एम फेज। ये फेज मैंने आपको समझा दिया, G1 फेज के बारे में बताया था, S फेज के बारे में बताया, G2 फेज, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, एम फेज। जब यहाँ पे एक सेल डिवाइड कर रही है, डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट हो गई, 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर गई। अब क्या होगी, जब इसको क्या करना है, अब इसको मेच्योर होना है, तो ये किसमें चली जाएगी, G0 फेज के अंदर। समझ आया? ठीक है, मैच्योर होने के बाद किसमें चली जाएगी, G0 फेज। अब ये G0 फेज के अंदर सेल अपना काम तो कर रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट क्या, ये यहाँ पे डिवाइड नहीं करेगी, सेल साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज वेयर द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। एक्चुअल सेल डिवीजन मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव। एक एम फेज आया, एम फेज के में क्या हुआ, सेल डिवाइड कर गई, अब वहां से वो एक सेल वापस इंटरफेज में जाएगी, फिर इंटरफेज से एम फेज में जाएगी। तो इंटरफेज 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का पार्ट होता है। ठीक है,
तो द माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन two successive M phase. It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी तुम लोग को, ठीक है. सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, 1 घंटे का होता है. द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ये मैं बता चुकी हूँ. इंटरफेज मतलब प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेशन ज्यादा टाइम की होती है और जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं वो बहुत कम टाइम का होता है. तो एम फेज बहुत कम टाइम का होता है और ये जो प्रिपरेटरी फेज है जिसको मैंने इंटरफेज बोला, ये क्या है, ये 95% टाइम लेके जाता है, मतलब 23 आवर्स. क्लियर है ना बच्चों. द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, बताया था मैंने. कैरियोकाइनेसिस होता है सबसे पहले, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. एंड द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, मैंने बताया था इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता था पहले. क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट को उस टाइम पे पता नहीं था कि इस टाइम पे सेल प्रिपरेशन कर रही होती है. ठीक है. Is this time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and cell DNA replication. In an orderly manner, the interphase is divided into 3 further phases: G1 phase, gap phase, S phase, synthesis phase, and G2 phase, जिसको मैं क्या बोलूंगी, gap 2 phase. G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. Already मैं तुम लोग को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है. G1 phase the cell is metabolically active. सेल क्या होती है, मेटाबोलिकली एक्टिव होती है एंड कॉन्टिन्यूस ग्रो करती है. पॉइंट लिखवाए थे मैंने 2, ठीक है ना. बट यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है. भाई अगर मैं एस फेज की बात करूं तो एस फेज के अंदर डीएनए का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन हो रहा है. बट यहाँ पे इस टाइम पे अमाउंट जो होता है वो डीएनए का डबल हो जाता है. बट नंबर जो है, जैसे इनिशियल अमाउंट कितना मान के चलते हैं हम 2C, तो कितना हो जाएगा वो 4C. लेकिन अगर मैं क्रोमोसोम के नंबर की बात करूं तो उसके अंदर नंबर सेम रहते हैं. समझ आ गया पॉइंट. मैंने बताया था अमाउंट डबल होता है बट नंबर क्या होते हैं, सेम रहते हैं. ठीक है. तो इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, दैट इज डिप्लॉयड. डिप्लॉयड मतलब 2n ही रहते हैं. ठीक है. क्लियर हो गया पॉइंट. नाउ इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, ये भी मैंने बताया था. ठीक है. जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस में होता है एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. और जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है वो कहाँ होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है. ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. क्लियर. G2 फेज के अंदर प्रोटीन, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था, हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूस. सेल ग्रोथ क्या होती है बच्चों, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रहती है. अब हम बात करें, देखो, some cells in adult animals do not appear to exhibit division. कुछ सेल्स जो होती है अडल्ट की, अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो वो कभी भी वापस एक बार मेच्योर होने के बाद वापस से डिवाइड नहीं करती है. किसकी एग्जांपल, हार्ट सेल. उसके अलावा हमारी नर्व सेल भी है, वो भी सेम ऐसा ही करती है. ठीक है. एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली. और बहुत अलग अलग जो सेल्स है वो ओकेजनली ही डिवाइड करती है एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ. अब कुछ सेल्स होती है जो इंजरी हो जाती है या सेल की डेथ हो जाती है, उस टाइम पे हमें उसको क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है. तो उस टाइम पे हमारा जो सेल है वो किस फेज में जाता है, वापस सेल साइकिल के फेज में जाता है. क्लियर हो रहा है सबको, है ना. These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive phase, जिसको बोलते हैं G0 phase. ठीक है. अब अगर मान लो एक सेल हमारी पूरी डिवाइड कर गई है और वापस से वो किस में एंटर कर जाएगी, फिर G0 फेज के अंदर एंटर कर जाएगी. सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव. मैंने क्या बोला, मेरे पास लीवर का सेल है, लीवर एक पूरा का पूरा मेरे पास मेच्योर हो चुका है. अगर सेल की डेथ और सेल इंजरी हो जाएगी तभी मेरी वो जो सेल है वो वापस से सेल साइकिल में जाएगी. अदरवाइज वो लीवर का काम, जो लीवर काम कर रहा है वो काम करते रहेगा. तो जो लीवर के अंदर हमारी सेल्स है वो किस फेज में है, G0 फेज में है. वो अपना काम कर रही है, लेकिन जब उनमें से किसी एक सेल की डेथ हो जाएगी ना, तभी वो सेल साइकिल के अंदर आएंगे. ठीक है. तो G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट वहां पे वो डिवाइड नहीं करती है, प्रोलिफरेट नहीं करती है. ठीक है. तो नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तब तक डिवाइड नहीं करेगी जब तक कि ऑर्गेनिज्म को उस सेल की नीड है या नहीं है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. क्लियर ना. तो इन एनिमल द माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स. एनिमल सेल के अंदर हम लोग को डिप्लॉयड सोमैटिक सेल के अंदर ही डिवीजन देखने मिलता है. कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे हैप्लॉइड कुछ प्लांट सेल्स होती है. फ्यू एक्सेप्शन, जैसे हैप्लॉइड सेल डिवाइड
बाय माइटोसिस, फॉर एग्जांपल मेल हनी बीज की बात कर रहे हैं, और कुछ प्लांट्स के अंदर भी होती है. अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स. हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट सेल जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन में और डिप्लॉइड कंडीशन दोनों के अंदर क्या शो कर सकता है, माइटोसिस शो कर सकता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं आगे नया फेज, दैट इज माइटोटिक फेज. ठीक है, तो एम फेज समझ आ गया. एम फेज क्या, एम फेज स्टार्ट करते हैं अब हम लोग. ठीक है, तो एम फेज कौन सा, इक्वेशनल फेज, माइटोसिस फेज मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो बच्चों एम फेज कौन सा होता है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एम फेज क्या होता है, क्या होता है एम फेज. एम फेज जिसके अंदर जनरली क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मतलब वहां पे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, एंड साइटोकाइनेसिस मतलब वहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है. क्लियर हो रहा है ये पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोले एम फेज को, दैट इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज, जहां पे एक्चुअल डिवीजन होता है. ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, और ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के अंदर क्लियर कट डिवीजन नहीं दिखता है. ये सीक्वेंस वाइज चलते रहते हैं, हम लोग को क्लियर कट डिवीजन लाइंस यहाँ पे नहीं दिखने वाली है. ठीक है, तो द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, सॉरी, द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल क्या है, सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पीरियड है. और सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी शोन बिटवीन वेरियस स्टेज, हम नहीं डाल सकते हैं. ठीक है, और ये जो है ये एम फेज की अगर मैं इक्वेशनल डिवीजन की बात करूं तो यहाँ पे अगर पेरेंट क्या है, डिप्लॉइड है, तो उनके जो डॉटर सेल्स होगी वो भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहां पे प्रेजेंट होंगे. तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल एंड द प्रोजेनी सेल्स आर सेम. ये क्लियर है. अब ये एम फेज के हम लोग सबसे पहले इसके फेजेस अलग अलग टाइप पे चलते हैं, अलग अलग पार्ट्स पे चलते हैं. सबसे पहले प्रोफेज आता है, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड टीलोफेज. ठीक है, उसके पहले मैं आप लोग को एक बार थोड़ा डीएनए की पैकेजिंग करना बता देती हूँ, ताकि आप लोग को वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग का प्रोफेज के अंदर सेल कंडेंस्ड होती है, देन मेटाफेज के अंदर कैसे सेल प्रॉपर तरीके से हमारे क्रोमोसोम दिख रहे होते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट. क्या बोला मैंने कि अगर मैं एम फेज के अंदर बताऊं आपको, तो एम फेज में पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, एक बार क्या पढ़ लेते हैं हम लोग कि डीएनए का कंडेंसेशन, मतलब डीएनए की पैकेजिंग हम लोग थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं. उसके बाद हम ये देखेंगे क्रोमोसोम कंडेंस होके कैसे हमारा डीएनए कंडेंस होता है क्रोमेटिन मटेरियल में, देन क्रोमेटिन मटेरियल से किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो देखो मान लो ये मेरे पास एक डीएनए है, ये डीएनए का क्या चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का डीएनए है. ठीक है, अब इसका जो लेंथ होता है कितना मीटर है, 2 मीटर, 2.2 मीटर होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 2 मीटर लेंथ है ह्यूमन का, ह्यूमन डीएनए का. ठीक है, और हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻⁶ मीटर. अब मुझे ये बताओ 2 मीटर का डीएनए हम लोग अगर 10⁻⁻⁶ मीटर के न्यूक्लियस में हमें फिट करना है, तो हम लोग कैसे फिट करेंगे, हमें कुछ तो पैकेजिंग करनी पड़ेगी ना. जैसे मैंने बोला धागा, धागा मांझा जो पतंग उड़ाते हो ना तुम लोग, तो पतंग के मांझे को अगर मैंने सीधे सीधे 2 मीटर का रख दिया तो वो दिखेगा क्या, नहीं ना, और बहुत बड़ा होगा. लेकिन अगर मैं उसका गुच्छा बना दूं तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, छोटा हो जाएगा, और उसका साइज भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा. तो ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, इस डीएनए का गुच्छा बनाना है. तो इस डीएनए का गुच्छा बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, यहाँ पे कुछ प्रोटीन चाहिए होंगे. ठीक है, कौन से प्रोटीन, क्योंकि नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव की तरह, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन चाहिए. और कौन से प्रोटीन चाहिए होंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है, अब इसके अंदर हमारा जो ये डीएनए है वो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, पैकेज हो जाएगा. तो ये हमारा जो डीएनए है ये किससे जाके बाइंड कर जाता है, हिस्टोन प्रोटीन से, और क्या बनाता है ये, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल. ठीक है, अब ये क्रोमेटिन मटेरियल और ज्यादा आगे जाके क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड हो जाते हैं. दैट इज बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, हाईली कॉइल्ड सोलेनॉइड स्ट्रक्चर. क्लियर हुआ.
ठीक है, हाईली कॉइल्ड सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर बीच बीच में वो क्या दिखेंगे यहाँ पे, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, और फिर आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, आगे जाके ये बन जाएगा क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम तो मैंने तुमको एस फेज वाला दिखा दिया, जनरली क्रोमोसोम कैसा बनता है, ऐसा। ये भी एक ही क्रोमोसोम है और ये भी क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम है। अब कैसे होगा वो तुम लोग को समझ आ गया है, वो लास्ट पीछे एक बार फिर से वीडियो जाके देखो, तब तुम लोग को सबको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये, इसको भी मैंने एक ही क्रोमोसोम बोला और इसको भी मैंने एक ही क्रोमोसोम बोला। क्लियर, आगे समझ में इतना सबको, चले आगे। ठीक है, तो अब ये तुम लोग को समझ आ गया कि डीएनए पहले क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट होता है, क्रोमेटिन मटेरियल से हाईली सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, देन वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। तो मतलब कंडेंसेशन ऑफ डीएनए हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको वहां पे एम फेज के अंदर क्या करना है, वन मोर पॉइंट, जनरली जब सेल जो हमारी है वो डिवाइड करने की पोजीशन में नहीं होती है, जब वो डिवाइड नहीं कर रही होती है तो वो हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में। लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो पहले क्रोमेटिन मटेरियल किसके अंदर कंडेंस होता है, क्रोमोसोम के अंदर, और फिर उसके बाद में जाके सेल हमारी क्या करती है, डिवाइड करती है। ये पॉइंट्स क्लियर है आप लोगों को? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रोफेज, प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था बच्चों, देखो ये भी मैं तुमको बताती हूँ। अब मेरे पास क्या था, क्रोमेटिन मटेरियल था, क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में मेरा जो सेल था, ये लो, ये क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में मेरा डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट था ऐसे, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था। ठीक है, जब सेल इज नॉट डिवाइड। ठीक है, लेकिन अभी हमारे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल साइकिल पढ़ रहे हैं जिसके अंदर इंटरफेस हमने पढ़ लिया है, और हमारा ये जो कंटेंट है वो क्या हो गया है, ये हमारा कंटेंट ऐसे डबल हो गया है, डबल हो गया है। लेकिन एम फेज के अंदर ये कंटेंट हमें ऐसा ही दिख रहा है अभी फिलहाल, इंटरफेस के एंड तक हमारा ये पूरा का पूरा कंटेंट कैसा दिख रहा है, ये क्या है, इंटरवेंट है, मतलब ये क्या है, पूरा प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही प्रोफेज आएगी तो ये प्रोफेज के अंदर हमारा ये जो डीएनए जो क्रोमेटिन मटेरियल्स के अंदर था वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो प्रोफेज में हमारा ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमोसोम के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। समझ आ रहा है ना सबको, क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो ये जो देखो ये प्रोफेज है, प्रोफेज जो है दैट फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, ये क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ आप लोगों को, क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हाँ अब ये किसको फॉलो करते हुए आ रहा है, एस फेज और G2 फेज, क्योंकि G2 फेज के अंदर प्रोटीन डेवलप हुए थे, प्रोटीन सिंथेसिस हुए थे, और एस फेज के अंदर हमारा डीएनए जो कंटेंट था वो क्या हुआ था, डबल हुआ था डीएनए का अमाउंट। तो अब डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, प्रोटीन हमारे पास थे, तो वो क्या होंगे, आगे जाके कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएंगे, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम फेज किसको फॉलो करते हुए आ रहा है, G1 और एस फेज और G2 फेज को। ठीक है, तो follows the S and G2 phase of interphase. In S and G2 phase, new DNA formed and not distinct but intertwined. ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से हम लोग को दिख नहीं रहा था, बट एक दूसरे से क्या हुआ था, वो इंटरवाइंड था। पॉइंट क्लियर हो रहा है? थर्ड पॉइंट, प्रोफेज इज मार्क टू इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल का क्या कर रहे हैं हम, कंडेंसेशन कर रहे हैं, मतलब उनको पैक कर रहे हैं। ठीक है, टू क्रोमेटिड्स, हाँ पैक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारा डीएनए था, ये पैक हो रहा है, और ये जब पैक हो रहा है तो हमको कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इन दोनों को मैं क्या बोलूंगी, क्रोमेटिड्स बोलूंगी। क्या बोलूंगी, क्रोमेटिड्स। और ये क्रोमेटिड्स आपस में किससे कनेक्टेड है, सेंट्रोमियर से। ठीक है, तो जब मैं एक क्रोमोसोम की बात कर रही हूं, एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, दो क्रोमेटिड्स, और वो दोनों क्रोमेटिड किससे जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, देखो, तो प्रोफेज इज मार्क्ड एज द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू chromatids attached to a centromere centrosome which has undergoes duplication during interphase begins to move toward opposite poles of the cell। अब हमने एस फेज में एक पॉइंट पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, बट अगर मैंने बोला कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल डबल हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वो जो सेंट्रियोल था इसको मैं सेंट्रियोल बोलूंगी, और इसके ऊपर जो लेयर आ गई इसको मैं क्या बोलूंगी, सेंट्रोजोम।
तो प्रोफेज के अंदर पहला पॉइंट क्या था कि डीएनए जो था वो कंडेंस होना स्टार्ट हुआ था, और सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो सेंट्रियोल था, जो सेंट्रोजोम बन गया पूरा, ये सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस, जो इंटरफेस के टाइम पे डुप्लीकेट हुआ था, नाउ मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या था, ये सेंट्रोसोम था, ये सेंट्रोसोम, ये मान लो पहले यहाँ पे थे, अब ये मूव किधर कर रहे हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डीएनए क्या कर रहा है, कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा है। अब लेट प्रोफेज में अगर हम देखेंगे तो लेट प्रोफेज में हमारा ये जो क्रोमोसोम है ये प्रॉपर तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, और लेट प्रोफेज में हमारा जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई है, साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस भी क्या होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। वन मोर पॉइंट, जो हर एक सेंट्रियोल है वो क्या कर रहे हैं, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स रिलीज करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्टर्स बोलते हैं। ऐसे हमारे पास यहाँ पे 2 एस्टर होते हैं, ये दोनों एस्टर्स को हम मिला के क्या बोलेंगे, माइटोटिक एपरेटस। ठीक है, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स एंड 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म द माइटोटिक एपरेटस। क्लियर, माइटोटिक एपरेटस फॉर्म करते हैं। अब नाउ सेल्स ऑफ द एंड ऑफ प्रोफेज यानी कि लेट प्रोफेज डू नॉट शो गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंडर माइक्रोस्कोप। अब वहां लेट प्रोफेज के अंदर हमको ये कुछ भी नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि ये सबके सब क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। फिर से बोलती हूँ, प्रोफेज में मैंने क्या पढ़ा, प्रोफेज में मैंने बोला कि जब सेल डिवाइड करने की कंडीशन में नहीं होती है तो जनरली जो डीएनए है वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में रहता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे सेल डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, तो ये होता है प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज के अंदर वो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड होता है, और कंडेंस्ड होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, अब वहां पे हम लोग का सेंट्रोसोम जो बना था, कौन से फेज में, एस फेज में बना था, वो सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। एंड थर्ड, लेट प्रोफेज के अंदर हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट समझ आ गए प्रोफेज के। ठीक है, चलो अब हम मेटाफेज पे चलते हैं। मेटाफेज बच्चों वो फेज होता है जिसके अंदर हमें जो क्रोमोसोम है वो क्लियर कट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं ये बोलूंगी कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे लेट प्रोफेज के अंदर वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए, लेकिन अगर मैं मेटाफेज की बात करूं तो मेटाफेज उस फेज को बोलेंगे जब हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाएगा, तो वहां से स्टार्ट होती है मेटाफेज की। ठीक है, तो मेटाफेज के अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो कहाँ स्प्रेड हो जाते हैं, अब साइटोप्लाज्म के अंदर। पहले क्रोमोसोम कहाँ थे प्रोफेज में, वो न्यूक्लियस के अंदर थे, न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपर तरीके से कंडेंस्ड होके वहां पे क्या बना रहे थे, फॉर्म कर रहे थे प्रॉपर क्रोमोसोम। अब मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो गया, अब पूरे के पूरे क्रोमोसोम कहाँ चले गए, साइटोप्लाज्म के अंदर चले गए। ठीक है, यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म में चले गए पूरे के पूरे क्रोमोसोम, बट यहाँ पे प्रॉपर अभी वो कहाँ नहीं आए, इक्वेटोरियल प्लेट पे नहीं आए हैं, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर चले गए। ठीक है, यहाँ पे देखो मेटाफेज का ट्रांजिशन होते हुए दिख रहा है हमें। ठीक है, by this stage condensation of chromosome is completed and they can be clearly observed under microscope। तो क्वेश्चन आ जाए कि हमको क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप में क्लियरली कब दिखते हैं, तो वो हम लोग को दिखते हैं कौन से फेज में, मेटाफेज में। पहला क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियर एनवेलप जब डिसअपियर हो जाए प्रॉपर, तो उसको हम इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज बोलेंगे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, जब हमको क्लियर कट स्टडी करनी है, या तो ठीक है माइकस की क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, या फिर क्लियर कट क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप में देखना है, तो कौन सी फेज में देखेंगे, आप मेटाफेज के अंदर देखेंगे। क्लियर ये पॉइंट। ठीक है, तो बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एंड दिस स्टेज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीज। तो यहाँ पे हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। क्या बोला मैंने मेटाफेज में, अगेन मैं बोल रही हूँ, अभी जितना हमने पढ़ा है
मेटाफेज में क्या था सबसे पहले, तो यहाँ पे जब न्यूक्लियर एनवेलप पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाएगा तो हम लोग को ये बोलेंगे अब इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज है। अब इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज के अंदर यहाँ पे अब सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ चले गए, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद अब वो क्या करेंगे, धीरे 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 कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्लियर कट क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं और उसके मॉर्फोलॉजी की स्टडी मेटाफेज में ही करते हैं। क्लियर ना? नाउ नेक्स्ट, मेटाफेज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, तो मैंने ये बोला मेटाफेज ये क्रोमोसोम है ना, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में 1 और 2, 1 और 2, और ये जो बन रही है कौन सी होगी, डॉटर। ये जो बन रही है कौन सी होगी बच्चों, डॉटर। तो क्रोमेटिड्स में दोनों सिस्टर होती है, ये देखो ये बीच वाला सेंट्रोमियर है, ये दोनों साइड में, ये क्या है, सिस्टर, और इनकी जो नई बनेगी ये क्या होंगी, डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब जब हमारा सेंट्रोमियर में 2 क्रोमेटिड्स मिलते हैं हम लोग को, ठीक है, तो सेंट्रोमियर के यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिस्क लाइक हम लोग को शेप दिखती है जिसको हमने क्या बोला है, काइनेटोकोर्स। क्या बोला है बच्चों, काइनेटोकोर। तो इसको मैं काइनेटोकोर बोलूंगी, और ये काइनेटोकोर से ही हमारा जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होता है और उसको स्प्लिट करने में, सेंट्रोमियर को स्प्लिट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दीज कहाँ गया, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर, एंड काइनेटोकोर क्या करता है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमोसोम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बीच में इक्वेटोरियल प्लेट पे यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। अब ये इक्वेटोरियल प्लेट को मैं क्या बोलूंगी, मेटाफेज प्लेट बोलूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं मेटाफेज प्लेट बोलती हूँ। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर ऑफ द बोथ पोल्स। क्या हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे बीच में क्या हो गया, अलाइन हो गए ऐसे। ठीक है, ऐसे अलाइन हो गए और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए। अब ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने के लिए ये रेडी है। फिर से मेटाफेज में हमने क्या पढ़ा, मेटाफेज में सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है, तो उसी को मैंने इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज बोला है। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे जब वो पूरा हट जाता है न्यूक्लियर एनवेलप, तो क्रोमोसोम कहाँ चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं, है ना, माइक्रोस्कोप से क्लियर कट हमको क्रोमोसोम दिखते हैं। एंड फोर्थ, हम मॉर्फोलॉजिकली वहां पे स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम की। फिफ्थ पॉइंट, अब ये क्या होगा, धीरे 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 अलाइन कर रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट को, जिसको मैंने मेटाफेज प्लेट भी बोला है। अब ये मेटाफेज प्लेट पे यहाँ पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के सरफेस पे क्या होते हैं, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है, इसको मैंने क्या बोला है, काइनेटोकोर, और उस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो जाते हैं। अब वो रेडी है ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने के लिए। ठीक है, मेटाफेज क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एनाफेज। अब एनाफेज में बच्चों क्या होता है, अब वो अटैच हो गए। अब एक, अगर मैं एक इन क्रोमोसोम की बात करूं और एक इस क्रोमोसोम की बात करूं, ठीक है ना, क्योंकि डबल हो रखे हैं ना अभी, तो एक काइनेटोकोर पे एक स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा, एक काइनेटोकोर पे एक स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। फिर ये जो नीचे वाला है वो नीचे की तरफ मूव करवाएगा, और ये वाला ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, देखना समझना। Chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and 2 daughter cells, daughter chromatid। देखो सुनो, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, बीच में सेंट्रोमियर है, इनका जो नया अभी बना है डॉटर सेल्स, ठीक है ना, क्या बनी है, डॉटर सेल, ये डॉटर सेल बनी है। अब क्या होगा, ये ऑपोजिट की तरफ मूव करेंगे, तो एक तो कहाँ चला गया, ये जो नई डॉटर पूरी की पूरी डॉटर सेल बनी थी वो तो अलग हो गई, डॉटर क्रोमोसोम जो बने थे वो तो अलग हो गए, और ये जो पहले वाला हमारा था ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। समझ आया? तो ऐसे यहाँ पे यही हुआ है, एक हमारा जो डॉटर सेल है वो तो इधर आ गया डॉटर क्रोमोसोम, और एक डॉटर क्रोमोसोम ऊपर चला गया। तो इन दोनों को मैं सिस्टर बोलूंगी और ये दोनों इनकी क्या है, डॉटर्स। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है, अगेन मैं एक बार पढ़ रही हूँ, द क्रोमोसोम अरेंज एज द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड 2 डॉटर क्रोमेटिड्स नाउ रेफर टू अ डॉटर क्रोमोसोम बिगिंस देयर माइग्रेट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। ये कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। एंड दीज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट, एक सेकेंड ना, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद हमारे क्रोमेटिड्स कहाँ चल जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। क्या ये सब कुछ क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टीलोफेज। जब ये अलग हो गए, अब अलग होने के बाद हमारे क्या हो गए, सेंट्रोमियर से क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। एक और पॉइंट बच्चों मैं यहाँ पे समझाऊंगी तुम लोगों को। मान लो देखो,
ये मेरे पास क्रोमोसोम थे, मान लो ये मेरे पास कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, ठीक है ना। पहले इंटरफेस में क्या हुआ, ऐसे डबल हुए, डबल हुए, डबल होने के बाद प्रोफेज में क्या हुआ, ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, ठीक है। प्रोफेज में मान लो ये यहाँ पे डबल कर गए, एस फेज में ऐसे डबल हो गए, लेकिन है ये क्रोमेटिन मटेरियल अभी, लेकिन मैंने क्रोमोसोम बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोफेज में ये प्रॉपर तरीके से दिखना स्टार्ट हुए हैं, ये देखो दिखना स्टार्ट हुआ है, और मेटाफेज में क्लियर कट डिवीजन मुझे दिखेगा इसका, मेटाफेज में क्लियर कट क्रोमोसोम हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास ऐसी स्ट्रक्चर थी, ठीक है, तो कितने क्रोमोसोम है, ये 4 क्रोमोसोम नंबर में, ये भी कितने हैं बच्चों, 4 क्रोमोसोम, ये भी कितने हैं, 4 क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे मेटाफेज के अंदर भी क्या हो गए, ये ऐसे आ गए, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, तो ये भी कितने क्रोमोसोम बच्चों, 4 क्रोमोसोम। अब जब मैं एनाफेज की बात करूंगी, ठीक है, मान लो अब मैं बात करती हूँ एनाफेज, क्यों बोला मैंने, इसको भी मैंने 4, इसको भी 4, इसको भी 4 क्यों बोला, हम सेंट्रोमियर से देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। अब इसको भी मैंने 4 क्रोमोसोम बोला, ठीक है। अब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ 4 क्रोमोसोम इधर चले गए, और नीचे की तरफ भी 4 क्रोमोसोम आ गए, ऐसे। अब मुझे बताओ ये 4 क्रोमोसोम है या 8 क्रोमोसोम है, तो एनाफेज के अंदर जब हमारे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, तो ये अब कितने क्रोमोसोम है, ये 4 क्रोमोसोम और ये 4 क्रोमोसोम, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 8 क्रोमोसोम हमें एनाफेज के अंदर देखने मिलते हैं, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे डबल हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी नंबर नहीं था डबल, ठीक है। तो नंबर हम किससे देखते हैं, मेनली सेंट्रोमियर से, जितने सेंट्रोमियर होगा उतने ही हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, हो गए हमारे ऑपोजिट पोल्स की तरफ बराबर बराबर कंटेंट में हमारा क्या चला गया, डीएनए यानी कि क्रोमोसोम ट्रांसफर हो गया। अब वापस से टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट होगा, वापस से वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस वापस से क्या होंगे, रीअपियर होना स्टार्ट होंगे, मतलब वहां पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे इसको हम लोग, क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्रोमोसोम, वापस से क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो गए। अब न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम, और जो क्रोमेटिड है ईच पोल्स फॉर्मिंग डॉटर न्यूक्लियाई, अब जो क्रोमेटिड्स है वो अलग अलग पोल्स पे जाएंगे और क्या बनाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई बनाएंगे, जिससे न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी ईआर वापस से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रीफॉर्म हो जाएंगे। समझ आया, फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, प्रोफेस क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल था जो क्रोमोसोम में कंडेंस हो गया। सेकंड यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लेट प्रोफेस के अंदर जो कौन कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए, ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए, तो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे तो उसको मैं मेटाफेज का इनिशिएशन फेज बोलूंगी, जिसके अंदर हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में और मॉर्फोलॉजी की क्लियर कट स्टडी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे वो इक्वेटोरियल प्लेट पे यानी कि मेटाफेज प्लेट पे आ जाते हैं, और आने के बाद उसके पास जो सेंट्रोमियर के सरफेस पे क्या है, वहां पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इसको काइनेटोकोर बोला, वहां से स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाएंगे। फिर हम बात करें एनाफेज, एनाफेज में वो सेंट्रोमियर टूटेगा और सिस्टर, ये वाली सिस्टर, ये वाली सिस्टर, मतलब ये डॉटर है इन सिस्टर्स की, ये अलग हो जाएंगे ऐसे ऑपोजिट पोल्स की तरफ, तो एनाफेज के अंदर ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे, एंड देन टीलोफेज के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज थे वो वापस से क्या हो जाएंगे, रीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप वापस बन जाएगा। अब यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, तो ये डॉटर न्यूक्लियर सेल हमारे पास बन चुकी है। अब इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, नेक्स्ट प्रोसेस। अब साइटोकाइनेसिस जिसके अंदर हमारी जो सेल थी उसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया और सेल क्या होगी, 2 पार्ट में डिवाइड कर गई, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स के अंदर बच्चों क्या होता है, देखो ये हमारा सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर यहाँ पे फरो होना स्टार्ट करती है, यहाँ पे अब ये फरो क्रिएट हो के धीरे धीरे सेल कैसा होता है, ऐसे
और ऐसे टूटने के बाद एक टाइम के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होती है, फरो क्रिएट होना स्टार्ट होती है। देन द फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस द सेंटर, डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू, और वो उसको क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को दो में डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बीच में से स्टार्ट होती है और कॉर्नर तक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्लेट बनना स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं मिडल लैमेली। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर वॉल, जो सेल वॉल फॉर्मेशन है, वो सेल वॉल फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड। एनिमल के अंदर ग्रोज इनवर्ड, अंदर की तरफ फरो क्रिएट होता है, और यहाँ पे हम लोग की जो प्लेट बनती है वो बाहर की तरफ मूव होना स्टार्ट होती है, किसमें, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ऑफ सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड्स एंड मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, बाहर की तरफ वॉल्स को क्या करती है, मिलती है विथ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर, जिसको हमने बोला है सेल प्लेट, जिसको मैं बाद में क्या बोलूंगी, मिडिल लैमेली। क्लियर है, और यहां से फिर इस सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। क्या बोला, एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फरो क्रिएट होता है, वो अंदर की तरफ आते 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 फिर साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। प्लांट के अंदर सेंटर से वहां पे एक प्लेट बनना स्टार्ट होती है जो धीरे 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 लिटरली बाहर की तरफ मूव करती है और बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच करती है, इसको हमने बोला सेल प्लेट, जिसको बाद में हमने नाम क्या दिया, मिडिल लैमेली। वहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है बाद में। तो ये हमारा एम फेज क्लियर हो गया है। ठीक है, एक बार इसकी एनसीईआरटी हम लोग फटाफट पढ़ ले, एम फेज में क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो पहले एक बार हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एम फेज, this is the most dramatic period of the cell cycle involving a major reorganization of virtually all component of the cell, since the number of chromosome in the parent and progeny cell are same नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, इसको मैंने इक्वेशनल डिवीजन भी बोला है। Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And one more point, it is very essential to understand that cell division is a progressive phase or very clear cut lines cannot be drawn between various stages. हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोफेज की बात करते हैं। तो प्रोफेज के अंदर फर्स्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस के अंदर, किसको फॉलो करता है, एस और G2 फेज को फॉलो करता है, और इसके अंदर जो सेल्स होती है वो डिस्टिंक्ट नहीं दिखती है, इंटरवाइंड होती है, और धीरे 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 क्रोमोसोम क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंस हो रहा है, एंड द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस मूव द ऑपोजिट पोल्स। यहाँ पे सेंट्रोसोम जो होगा वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेगा, एंड द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज हैज बीन मार्क्ड फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं हम लोग। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट mitotic chromosome. Chromosomes are seen to be compact of two chromatids attached together to a centromere. बता दिया था मैंने, यहाँ पे क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड जो है वो सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। सेंट्रोसोम जो क्या था, डुप्लीकेशन हुआ था इंटरफेज में, अब वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर मैं लेट प्रोफेज की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग को ये गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाते हैं। तो जैसे ही डिसअपियर हो गए वैसे ही हम लोग को कौन सा फेज दिखता है, मेटाफेज का इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मेटाफेज को सेकेंड फेज बोला मैंने। अब यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम कहाँ स्प्रेड हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो गया है और हम इसको अब माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली देख सकते हैं, हम उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, जो किससे जुड़ी होती है, सेंट्रोमियर से, और सेंट्रोमियर के ऊपर स्मॉल डिस्क शेप होती है जिसको मैंने क्या बोला, काइनेटोकोर्स। और काइनेटोकोर से बच्चों कौन अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन आप लोग को सबको समझ आ रही है ना, क्लियर हो रहा है पॉइंट। अभी मैं फटाफट फटाफट पढ़ा रही हूँ तो आई होप तुम लोग को सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चले आगे। तो moved into position at the center of the cell, hence the metaphase is characterized by all the chromosome coming and lie to the equatorial plate. अब equatorial plate को ही मैंने क्या बोला है, मेटाफेज प्लेट बोला है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होते हैं और ये कहाँ आती है, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आके अरेंज हो जाते हैं। क्लियर, अब हम फटाफट किस पे चलते हैं, एनाफेज पे।
एनाफेज, ये वन सेट ऑफ एनाफेज जिसके अंदर हर एक क्रोमोसोम अरेंज होता है मेटाफेज प्लेट पे और स्प्लिट होता है, जिसमें 2 डॉटर सेल्स कहाँ मूव कर रही है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, और उसको हम फ्यूचर क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे। ठीक है, अब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रही है, कहां से, इक्वेटोरियल प्लेट से मूव कर रही है। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स एंड हेंस टू द लीडिंग ऑफ एज विद आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड द फिगर, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो सेंट्रोमियर है वो अलग हो गया, तो वहां पे पहले हमारे 4 क्रोमोसोम थे, तो अब हमारे कितने क्रोमोसोम हो चुके हैं, 8 क्रोमोसोम हो चुके हैं, और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं। क्लियर है? Now centromere split and chromatids separate and chromatids move to opposite poles. यहाँ पे opposite poles की तरफ move कर चुके हैं ये। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट्स? तो एनाफेज आप लोग को समझ आ गया। नेक्स्ट टीलोफेज। At the beginning of the final stage of mitosis, that is telophase, the chromosome that have reached their respective poles and decondense and lose their individuality. उनकी इंडिविजुअलिटी को क्या करते हैं, वो खत्म कर देते हैं। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास ऑफ द 2 पोल्स। अब क्या होगा, वहां पे क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे चले गए, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन गया। अब वहां पे जो क्रोमोसोम है वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट। द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स and their identity is lost as discrete elements. Nuclear envelope again assemble around the chromosome cluster. Nucleolus, Golgi complex and ER reform. ठीक है, अब अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, हाँ, वन मोर थिंग, साइटोकाइनेसिस पहले। साइटोकाइनेसिस माइटोसिस accomplish not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei but the cell itself divide into 2 daughter cells। मतलब न्यूक्लियर का ही डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो एनिमल सेल, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फरो क्रिएट हो रही है और फरो अंदर तक मिलते 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 साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2 सेल में डिवाइड कर रही है। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे एक सेल प्लेट बन रही है मिडिल में। ठीक है, तो ये मिड से स्टार्ट हो रहा है, मिड से कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, कॉर्नर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो in plant cell however the enclosed by a relative extensible cell wall, therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism। ठीक है, अब प्लांट सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है सेंटर से, एंड वो वहां कहां की तरफ ग्रो कर रही है, ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर्स को हमने क्या बोला है, सेल प्लेट। सेल प्लेट को हम बाद में क्या बोलते हैं बच्चों, मिडिल लेमेली। ठीक है, अब वन मोर पॉइंट यहाँ पे जो दे रखा है कि अगर हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की बात करें, जैसे ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड सब डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, डॉटर सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, और उससे हमारी एक नई 2 डॉटर सेल क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, एंड अगर कभी कभी अगर सेल के अंदर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हो रहा है, जैसे हम कोकोनट वाटर की बात करें तो उसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, फ्री न्यूक्लियर होता है उसके अंदर। ठीक है ना, वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो सुनो, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसीशियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलूंगी बच्चों मैं इसको, सिंसीशियम कंडीशन। सिंसीशियम कंडीशन में ओनली कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। डन। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल ओनली, केवल डिप्लॉइड सेल में होता है। बट अगर हम बात करें कुछ सोशल इंसेक्ट और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसके अंदर हैप्लॉइड के अंदर भी माइटोसिस हो सकता है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों कंडीशन के अंदर माइटोसिस होता है, और एनिमल्स के अंदर जनरली डिप्लॉइड में होता है, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मेल हनी बी जिसको हम ड्रोन बोलते हैं। ठीक है,
तो माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक component with identical genetic complement we can say the growth of multicellular organism due to mitosis. अगर मैंने बोला एक जायगोट बना, जायगोट से एक पूरा का पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो जो ग्रोथ हो रही है उसको मैंने क्या बोला है, माइटोसिस बोला है. ठीक है. सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो में क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है. अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, जो मेन माइटोसिस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ होता है, मेनली सेल रिपेयर के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल रिपेयर के अंदर माइटोसिस का कंट्रीब्यूशन होता है. द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इनर लेयर ऑफ गट, इनर लाइनिंग ऑफ गट, ठीक है ना, एंड ब्लड सेल्स, ये इनके अंदर कॉन्स्टेंटली क्या होती है, रिप्लेस्ड होती रहती है सेल्स, नई सेल्स आती रहती है, पुरानी सेल्स मरती रहती है. तो यहाँ पे भी माइटोसिस को फॉलो करते हैं. और वही अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम और साथ में लेटरल मेरिस्टेम में प्रेजेंट होती है, तो वहां पे भी क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस लाइफ टाइम यानी कि कंटिन्यूअस होते रहेगा. तो आई होप सिग्निफिकेंस आपको क्लियर हो गया है. क्या था सिग्निफिकेंस के अंदर, सबसे पहला पॉइंट था कि माइटोसिस ओनली डिप्लॉयड सेल में होता है, बट एक्सेप्शन अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं या मैं एनिमल्स की बात करूं, तो एक्सेप्शन केस जैसे मेल हनी बी, ड्रोन, जिसके अंदर हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर भी माइटोसिस होता है. प्लांट के अंदर माइटोसिस हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड दोनों कंडीशन के अंदर होता है. ठीक है. जो मेनली जो सेल माइटोसिस होता है वो मेन सिग्निफिकेंट रोल क्या है उसका, सेल रिपेयर के अंदर होता है. एंड वहां पे अगर मैं बोलूं मोस्टली जैसे अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस की बात करें, इनर लाइनिंग ऑफ गट, इन सब के अंदर भी माइटोसिस होते रहता है. और ब्लड सेल्स, क्योंकि यहाँ पे नई सेल चाहिए होती है, रिप्लेस करनी होती है, तो वहां पे भी कॉन्टिन्यूस माइटोसिस होते रहता है. वही अगर एपिडर्मिस के या फिर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम में मिलता है और साथ में लेटरल कैम्बियम, वहां पे भी क्या होते रहता है, माइटोसिस कॉन्टिन्यूसली होते रहता है. क्लियर सिग्निफिकेंस. नाउ वी मूव टू मियोसिस. मियोसिस क्या होता है, मियोसिस ऑल्सो एम फेज, जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहां पे इसको मैं बोलूंगी रिडक्शनल डिवीजन. क्या बोलूंगी बच्चों में इसको, रिडक्शनल डिवीजन. वो मैं ऑलरेडी तुम लोग को समझा चुकी हूं क्यों मैं इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलूंगी. ठीक है. रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि जैसे मान लो मेरे पास ये 2n नंबर ऑफ सेल है. ठीक है. इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ. हाफ मतलब रिडक्शन हो गया है यहाँ पे, तो ये हाफ क्रोमोसोम नंबर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड देन अगेन ये आगे जाके फिर से मियोसिस 2 को फॉलो करके क्या बनाएगी, और हैप्लॉइड सेल्स बना देगी. तो ये मियोसिस 2. ठीक है. तो एक मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल किस में कन्वर्ट होती है, हैप्लॉइड सेल के अंदर कन्वर्ट होती है. क्लियर. ठीक है. अब यहाँ पे पहले देखो, जो एनसीईआरटी की लाइंस क्या बोल रही है कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. और ये किसको फॉलो करता है, मियोसिस को फॉलो करता है, क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन किससे होता है, मियोसिस से होता है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिप्लॉइड सेल जो है वो हमेशा क्या बनाती है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाती है. ठीक है. अब सुनो, मान लो, समझना ध्यान से बच्चों, मान लो मेरे पास क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है पेयर में. ठीक है. होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, पेयर में है. अब क्या होगा इनका, सबसे पहले बच्चों होना क्या चाहिए, सबसे पहले 3 क्रोमोसोम है, सबसे पहले तो ये डबल होंगे. ठीक है. अमाउंट इनको क्या होगा, डबल. ये लो डबल अमाउंट हो गया. ठीक है. डबल अमाउंट हो गया. ठीक है. अब क्या होगा, अब इनके अंदर आपस में क्रॉसिंग ओवर होगा. क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में देखो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पे भी कितने हैं बच्चे, 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. मान लो मैं पेयर वाले क्रोमोसोम को दूसरे कलर में बना दूं, ये लो. ठीक है. अब यहां पे मैंने इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोला है. क्या बोला है मैंने इनको, होमोलोगस क्रोमोसोम.
समझना फिर से। देखो मैंने बात करी होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे इसके हेयर का जीन है तो यहाँ पे भी इसके हेयर का जीन होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके आई का जीन है तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसके आई का जीन होगा। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। बट अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। अभी क्रोमेटिड का मतलब बताया था मैंने, सेंट्रोमियर से जो दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं दैट इज क्रोमेटिड। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दोनों भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि मैंने सिस्टर क्रोमेटिड तो बोल दिया, अब मैं इनको क्या बोलूंगी, इन दोनों को। ये दोनों है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है बट दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो हो गया, यहाँ से अमाउंट इनका डबल हो गया। जब ये डिवाइड करेगी सेल्स आपस में, ठीक है ना, डिवाइड करते टाइम क्या होगा, यहाँ पे एक ये क्रोमोसोम एक ये, ठीक है। ये 3 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे और जो दूसरे 3 क्रोमोसोम है वो इस वाले सेल में चले जाएंगे। अब समझना फिर से, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ वैसे। ये क्या बोला मैंने, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, आपस में अलग हो जाएंगे। अलग हो गए तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे 3 क्रोमोसोम है। मैं पेयर नहीं बोलूंगी, यानी कि 6 क्रोमोसोम होते, पेयर होते तो। और यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम है, 3 क्रोमोसोम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे 6 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे 6 क्रोमोसोम थे, जो डिवाइड करके 3 क्रोमोसोम इधर आ गए और 3 क्रोमोसोम इधर आ गए। तो क्या ये हाफ नंबर में डिवाइड नहीं हुआ है, क्या हुआ है ना। तो इसी को मैं क्या बोलूंगी, रिडक्शनल डिवीजन। समझ आया मियोसिस। तो ये जनरली जो रिडक्शनल डिवीजन होता है वो गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे ही होता है, ठीक है। अब वापस पढ़ो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं, तो इसी को मैंने क्या बोला, रिडक्शनल डिवीजन, जो तुम लोग को समझ आ गया होगा। अब डिप्लॉइड सेल, यहाँ पे मियोसिस इन्वॉल्व द सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। इसमें मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 जो होता है उसके अंदर सेल हाफ नंबर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, क्रोमोसोम उसमें हाफ डिवाइड हो जाते हैं। और मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस को फॉलो करता है, मतलब अगर हैप्लॉइड सेल है तो वो आगे जाके फिर से हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। बट मियोसिस 1 के पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ उसी टाइम पे होगा, उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो बट ओनली सिंगल साइकिल किसकी होती है यहाँ पे, डीएनए रेप्लिकेशन की। क्लियर। अब देखो मियोसिस की सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज 1 की। हम एक बार पूरा प्रोसेस देख लेते हैं हो क्या रहा है। प्रोफेज 1 में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो ये मेरा सेल है, चलो पहले समझाती हूँ। प्रोसेस जो प्रोफेज 1 होता है वो सबसे पहले मियोटिक सेल डिवीजन का पार्ट होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, इस टाइपिकली लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स, ज्यादा बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। कंपेयर करें प्रोफेज, किसकी बात कर रहे हैं, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, पेकाइटीन, ठीक है। क्या क्या है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। कौन कौन सा है बच्चों, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और कौन कौन सा है बच्चों, देखो इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फेजेस। कौन कौन से फेजेस है वो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब इधर देखो, हम प्रोफेज 1 में कौन कौन से फेजेस बोले थे, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं सबसे पहले बात करती हूँ लैप्टोटीन की, पहले इसको समझा देती हूँ फिर हम लोग एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो ये लैप्टोटीन है,
लैप्टोटीन के पहले मतलब प्रोफेज के पहले की अगर मैं बात करूं तो सेल जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे लैप्टोटीन मतलब लपेट लो लपेट लो लपेट लो, यहाँ पे हमारा जो क्रोमेटिन थे, क्रोमेटिन मटेरियल थे, इनको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, ऐसे क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये लैप्टोटीन स्टेज है। अब लैप्टोटीन के बाद कौन सी आती है, जाइगोटीन। बच्चों जाइगोटीन में क्या होता है, देखो जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों, बताया था मैंने। अगर इसके यहाँ पे हेयर का जीन होगा तो यहाँ पे भी हेयर का जीन होगा, तो ये दोनों कौन से क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ में ये दोनों कौन सी है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलूंगी मैं इन दोनों को, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पे जाइगोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है कौन से फेज में, जाइगोटीन फेज के अंदर। तो जाइगोटीन फेज में ये जो पार्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसके अंदर क्या होगी बच्चों, ऐसे पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। दिख रही है पेयरिंग, ठीक है। अगर अब ये पेयरिंग हो गई तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस, और ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को मैं क्या बोलूंगी, साइनेप्टोनोमल साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये टेट्राड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, बीच में क्या है यहाँ पे सिनेप्सिस। तो जाइगोटीन के अंदर पेयरिंग हो गई। देन पेकाइटीन, पेकाइटीन के अंदर क्या होता है बच्चों, इनके अंदर ऐसे क्रॉसिंग ओवर रहना स्टार्ट हो जाती है। क्या होगी, ऐसे क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे। क्या बोला सबसे पहले, ये के पहले क्या बने, क्रोमोसोम बने, लैप्टोटीन के अंदर लपेट लिया, जाइगोटीन के अंदर यहाँ पे पेयरिंग हो गई, एंड पेकाइटीन के अंदर यहाँ पे क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई। तो मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम के थ्रू हो रही है, इसका नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहे हैं, कहाँ पे, पेकाइटिन स्टेज के अंदर। क्लियर। तो पेकाइटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, और साथ के साथ यहाँ पे क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसका नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज। ठीक है, फिर उसके बाद में पेकाइटिन के बाद क्या आता है बच्चों, डिप्लोटीन। फिर क्या आएगा, डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन के अंदर टोटली क्या बनता है, चियास्माटा फॉर्म हो जाता है। चियास्माटा मतलब जैसे मान लो ये क्रोमोसोम आए, ये ऐसे आके क्रॉस कर गए, तो यहाँ पे ये एक्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना, ये एक्स नीचे भी क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो ये जो एक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको मैंने क्या बोला, चियास्माटा। क्या बोलूंगी इसको, चियास्माटा। तो ये कहाँ पे हो रहा है, डिप्लोटीन स्टेज में होता है, और यही वाले स्टेज के एंड में क्या हो रहे होते हैं, ये चियास्माटा फॉर्म होने के बाद ये आपस में अलग होने का ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक है, और डायकाइनेसिस के अंदर, डायकाइनेसिस के अंदर बच्चों ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये क्या हो जाता है, पूरा अलग हो जाता है। ठीक है, और जब अलग हो रहा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, रिकॉम्बिनेशन हो जाती है। दोनों क्रोमोसोम के अंदर कुछ कुछ जीन जो है एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। अब डायकाइनेसिस के अंदर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर से बताऊं, क्या बोला मैंने, लैप्टोटीन, लैप्टोटीन में लपेट लो, क्रोमोसोम जो हो गए कंडेंस्ड हो गए। अब क्रोमोसोम कंडेंस होने के बाद जाइगोटीन के अंदर उनमें पेयरिंग स्टार्ट हुई, पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ, एंड डिप्लोटीन के अंदर एक एक्स फॉर्मेशन हुआ जिसको चियास्माटा बोला, और डायकाइनेसिस के अंदर वो सब क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, अब पढ़ ले एक बार एनसीईआरटी से, देखो
लेप्टोटीन द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम प्रॉपर तरीके से दिख जाते हैं. द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लैप्टोटीन, लैप्टोटीन के अंदर कॉम्पैक्शन ही होता है, मतलब कंडेंसेशन ही होता है क्रोमेटिन मटेरियल्स का. एंड दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 जाइगोटीन. ये किससे फॉलो है? जाइगोटीन से फॉलोड है. ठीक है. सेकंड पॉइंट, जाइगोटीन के अंदर ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर. क्रोमोसोम में क्या हो रही है? पेयरिंग हो रही है, ऐसे है ना. कौन से क्रोमोसोम में? होमोलोगस क्रोमोसोम में. एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस. और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको मैंने क्या बोला? सिनेप्सिस. ठीक है. सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम. क्लियर हो गया. इन पेयर ऑफ क्रोमोसोम को मैं क्या बोलूंगी? होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स. किस में देख के पता लगता है हमको? ये हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखा तो हमको कैसा स्ट्रक्चर दिखा? यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स दिखा? साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स. माइक्रोग्राफ में देखा तो हमें कैसा मिला? साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स. क्लियर. ठीक है. द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्सिड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट और टेट्राड. यहाँ पे मिल रहे हैं देखो 1 2 3 4. तो या तो मैं क्या बोलूंगी इनको? बाइवेलेंट, या फिर मैं क्या बोलूंगी इनको? टेट्राड. किसका फॉर्मेशन हो रहा है? बाइवेलेंट या टेट्राड का होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है. ठीक है. समझ आया जाइगोटीन में क्या बोला मैंने? इस स्टेज में पेयरिंग होती है, पेयरिंग के साथ साथ सिनेप्सिस बनता है, और सिनेप्सिस में जो माइक्रोग्राफ में दिखा तो क्या बना? साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना. ठीक है. और इससे हमारे क्रोमोसोम कैसे दिख रहे हैं? यहाँ पे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट और टेट्राड. However, these are more clearly visible in the next stage. अगर इनको हम देखेंगे तो हमको ज्यादा क्लियरली विजिबल कहाँ होगा? पेकाइटिन स्टेज के अंदर. The first two stage of prophase 1 are relatively short compared to the next stage. मतलब पेकाइटिन से ये दोनों क्या है? थोड़ी छोटी स्टेजेस है. ठीक है. अब पेकाइटिन पे चले. ड्यूरिंग द स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर्स एज अ टेट्राड. तो क्वेश्चन आ जाए तो जो टेट्राड होते हैं वो क्लियरली कहाँ दिखते हैं? पेकाइटिन स्टेज के अंदर क्लियरली वहां पे शो होते हैं. ठीक है. दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. तो क्या बन रहा है यहाँ पे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. इंपॉर्टेंट है ये. पेकाइटिन स्टेज के अंदर क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. The site at which crossing over occur, पेकाइटिन जहां पे क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में. बता दिया था मैंने, होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हो रही है? यहाँ पे क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. ठीक है. क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक. अब जो क्रॉसिंग ओवर है उसको वो क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम. एंड जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होती है, और कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? रिकॉम्बिनेज. क्लियर ये पॉइंट? क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स. रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन लिविंग द क्रोमोसोम लिंक टू द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. मतलब यहाँ पे पेकाइटिन के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन इस पेकाइटिन के एंड तक कंप्लीट हो जाती है. ठीक है. आगे चले. Diplotin. The beginning of the diplotin is recognized by the dissolution of the साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स. जो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना था ना उसका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे? डिप्लोटीन के अंदर. और डिप्लोटीन के अंदर हमें क्या दिख रहे हैं? कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रही है इसको मैंने क्या बोला है? चियास्माटा. क्लियर? क्या बोला है मैंने इसको? चियास्माटा. अब ये जो है ये वाली जो स्टेज है कौन सी? डिप्लोटीन स्टेज. तो यहाँ पे इन ओ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स की ओ साइट में ये वाली जो स्टेज है वो मंथ से ईयर तक रह सकती है. तो सबसे बड़ी स्टेज अगर मैं बोलूँ प्रोफेज के अंदर वो कौन सी होगी? डिप्लोटीन. क्योंकि यहाँ पे ओ साइट जो है वर्टिब्रेट्स में काफी टाइम तक ये स्टेज में वो रह सकता है, मंथ और ईयर्स तक. ठीक है. अब जो फाइनल स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस के अंदर बच्चों वो क्या होता है? हमारा जो क्रॉसिंग ओवर किए हुए जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग हो जाते हैं. ठीक है. दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्माटा. चियास्माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है कहाँ पे? किस में होता है? डायकाइनेसिस के अंदर. ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द मेयोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड. मेयोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन. अब यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगा.
and by the end of diakinesis the nucleolus disappear and the nuclear envelope also breaks down and diakinesis represent transition of metaphase. ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज को कौन सा शो करता है? डायकाइनेसिस। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और साथ में हम लोग बात करें इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होने लग जाती है? डिसअपियर होने लग जाती है। ठीक है, तो प्रोफेज 1 समझ आया क्या था? लैप्टोटिन में लपेट लो, क्रोमोसोम को कंडेंस कर लो, जाइगोटिन के अंदर इसको पेयरिंग कर लो और पेयरिंग करने के बाद इसमें क्रॉसिंग ओवर करवा दो पिकाइटिन के अंदर और फिर डिप्लोटिन के अंदर चियास्माटा का फॉर्मेशन डायकाइनेसिस के अंदर अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेटाफेज 1, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल फेज। देखो आगे देखना एक बार, यहाँ देखो, ये हमारे प्रोफेज 1 के अंदर कंडेंसेशन हो गई पूरी, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर भी हो गई थी, समझ आया क्या हो गया? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये देखो, ये जो क्रॉसिंग ओवर वाले किए हुए ये जो क्रोमोसोम है ना, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये कहाँ आ जाएंगे? इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। बट कैसे आ रहे हैं बच्चों? देख पा रहे हो तुम लोग? यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर आ रहा है, पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम जो अमाउंट डबल हो गया था वो साथ में आ रहे हैं। उधर हम देख रहे थे कि अगर मैं बात कर रही हूँ ये क्रोमोसोम की, ठीक है, तो एक काइनेटोकोर पार्ट से के टाइम से हम लोग का एक स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है और दूसरे काइनेटोकोर से दूसरा स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है। बट यहाँ पे पूरे के पूरे एक क्रोमोसोम से एक स्पिंडल फाइबर और दूसरे क्रोमोसोम से अलग स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है। ठीक है ना, जब ये अटैच होके यहाँ पे मेटाफेज के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, एनाफेज के अंदर ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। एंड देन टीलोफेज में हम लोगों को यहाँ पे ये जो 2n स्ट्रक्चर थी डिप्लॉयड, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? n एंड n में। समझ आ गया? बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, देखो, the bivalent chromosome align on the equatorial plate, the microtubules form the opposite poles of the spindle attached to the pair of homologous chromosome। कहाँ पे अटैच होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पे अटैच हो रहे स्पिंडल फाइबर, एक पेयर पे एक स्पिंडल फाइबर, दूसरे पेयर पे एक स्पिंडल फाइबर। ठीक है, एनाफेज के अंदर अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे, while sister chromatids remain associated at their सेंट्रोमियर्स। अब जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, ये दोनों ये आपस में अटैच रहेगी, ये इसकी डॉटर क्रोमेटिड्स भी क्या रहेगी? यहाँ पे अटैच रहेगी और ये क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। अब टीलोफेज 1, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर, साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड दिस कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। तो अगर मैं बात करूं मियोसिस 1 के अंदर, तो मियोसिस 1 में क्या बनता है? डायड ऑफ सेल, मतलब 2 सेल बनती है मियोसिस 1 के अंदर। ठीक है, डायड ऑफ सेल कहाँ बनती है? तो मियोसिस 1 में बनती है। ये आप लोग ध्यान रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। ठीक है, अब जो स्टेज होती है बिटवीन मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, जो बहुत छोटी होती है और मियोसिस 1 से मियोसिस 2 के अंदर क्या कर रही है? ट्रांजेक्शन कर रही है, मतलब ट्रांजिशन कर रही है वहां पे। मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाने की फेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस, जो हमको प्रोफेज 1 से लेके आई हुई टीलोफेज 1 से किसके पास लेके जाती है? प्रोफेज 2 के पास। चले हम मियोसिस 2 में। ठीक है, अब मियोसिस 2 देखो, ये रहा। अब हमारे पास वो क्रोमोसोम आ गए थे, अब वापस ये कहाँ आ जाएंगे? मेटाफेज सेकंड पे इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए। अब इक्वेटोरियल प्लेट पे आने के बाद अब ये किसको फॉलो करेगा? माइटोसिस को फॉलो करेगा। जो मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 होता है ना बेटा, वो किसको फॉलो करता है? फॉलो माइटोसिस। अब यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि सेंट्रोमियर कहाँ स्प्लिट होता है, तो सेंट्रोमियर मियोसिस के अंदर एनाफेज सेकंड में होता है और माइटोसिस के अंदर एनाफेज के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, स्प्लिट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगी? हम लोग को क्रोमोसोम मिल जाएंगे, जो यहाँ पे हमें टेट्राड सेल्स को क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, समझ आया? मेटाफेज सेकंड के अंदर वही इक्वेटोरियल प्लेट पे आए, फिर यहाँ पे आने के बाद इनके अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, वहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ था, कहाँ पे? एनाफेज 1 के अंदर। ठीक है, एनाफेज 2 के अंदर सेंट्रोमियर का स्प्लिटेशन हो रहा है और फिर बाद में क्या बनती है? टेट्राड ऑफ सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड
इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी एस फेज या G2 फेज नहीं आएगी। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली एलोंगेटेड, इन कंट्रास्ट द मियोसिस 1 मियोसिस 2 रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। मियोसिस 2 किसकी तरह फॉलो करता है? माइटोसिस को फॉलो करता है। The nuclear membrane disappears by the end of prophase second. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन प्रोफेज सेकंड के एंड तक क्या होगी? डिसअपियर हो जाएगी। एंड यहाँ पे फिर से क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। एंड देन मेटाफेज सेकंड के अंदर वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। काइनेटोकोर से सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो काइनेटोकोर है वहां से स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाएंगे। एंड एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा? वापस से क्या होंगे? सेंट्रोमियर का स्प्लिटेशन होगा और वो क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। क्लियर? और फिर टीलोफेज के अंदर क्या होगा? वापस से क्रोमोसोम वगेन्स ग्रुप में आ जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से इनक्लोज हो जाएगी, वापस से टेट्राड ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो ये हमारा माइटोसिस एंड मियोसिस। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे पीवाईक्यू। हम इसके सारे के सारे क्या सॉल्व करेंगे अब? पीवाईक्यू। ठीक है बच्चों, अब हम फटाफट से पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को चैप्टर सबको क्लियर हो ही गया है। तो पीवाईक्यू नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1? प्रोफेज 1 की कौन सी स्टेज में मियोसिस के अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं? तो हम देखो ये वाला पॉइंट पढ़ा था हमने। यहाँ पे क्या होता है? प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर से क्या बन रहे हैं? यहाँ पे नोड्यूल्स बन रहे हैं। ये हमने कौन सी स्टेज में पढ़ा था? पेकाइटिन स्टेज, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? पेकाइटिन स्टेज में क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? अब देखो हम मियोसिस की बात कर रहे थे, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर हम लोग का पूरा क्रोमोसोम जो है वो क्या कर रहा था? डिवाइड हो रहा था ऐसे, ठीक है ना। लेकिन अगर मियोसिस 2 के एनाफेज सेकंड की बात करें तो वहां पे हमारे वापस से सेंट्रोमियर क्या हो रहे थे? यहाँ पे स्प्लिट हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिख रहा है आपको एनाफेज 2? ओके, तो एनाफेज 2 आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन? रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज में। क्लियर ना, हमने पढ़ा था ये एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। Which of the following never occurs during mitotic division? इनमें से कौन सा फेज है जो माइटोटिक डिवीजन में नहीं होता है? क्या होता है? माइटोटिक और मियोसिस में क्या डिफरेंस था? मेनली कि वहां पे क्या हो रहा है? मेनली यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स, करेक्ट है, होता है वहां पे। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड, माइटोसिस के अंदर ऑपोजिट साइड में मूव करेंगे। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर पेयरिंग होती है क्या माइटोसिस के अंदर? नहीं, वहां पे पेयरिंग नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। The appearance of recombination nodules on homologous chromosome during meiosis characterized, जो recombination nodules वहां पे फॉर्म हो रहे हैं वो क्या बताते हैं आप लोगों को? वहां पे आप लोगों को बताते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो क्रॉसिंग ओवर जहां होती है वहीं पे क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। क्लियर? पेकाइटिन में पढ़ा हमने अभी। Regarding meiosis, which of the statement is incorrect? meiosis के लिए कौन सा statement incorrect है यहाँ पे? There are two stages in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. This is correct. DNA replication occurs in S phase of meiosis second. क्या DNA replication meiosis second के S phase में होता है क्या? नहीं, मियोसिस 1 के एस फेज में जब हम इंटरफेज की बात कर रहे हैं तब यहाँ पे क्या हो रहा है? मियोसिस यहाँ पे एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। तो ये आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1, यस सही है, मियोसिस 1 के अंदर ही रिकॉम्बिनेशन होता है। 4 हैप्लॉइड सेल, यस सही है, 4 हैप्लॉइड सेल ही बनती है एंड में, है ना। 2n से n n देन n n n n, ठीक है। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, चलो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस के रेफरेंस में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटोरियल फेज एट अ मेटाफेज, करेक्ट है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर, क्या सेंट्रोमियर पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं या काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं? काइनेटोकोर पे होते हैं ना बच्चों, काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। थर्ड, क्रोमोसोम्स डिकंडेंस एट टीलोफेज, करेक्ट बात है, क्रोमोसोम जो होते हैं वापस से डिकंडेंस हो जाते हैं टीलोफेज के अंदर। एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, एनाफेज के टाइम पे स्प्लिटिंग होती है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा? आंसर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एस फेज
किसमें होता है बेटा, एस फेज में क्या हो रहा होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कहीं दिख रहा है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। सेकंड G2 फेज, G2 फेज के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है क्या बच्चों, हाँ ठीक है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज। क्वेश्चन फेज, ये तो इनएक्टिव फेज दिख रहा है मुझे, है ना, इनएक्टिव फेज है, ओके। देन G1 फेज, G1 फेज के अंदर इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बताया था मैंने अभी आप लोगों को पहले, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे क्या लग रहा है, 1S फेज का ऑप्शन फोर्थ किस किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, चलो फोर्थ। G2 फेज सेकंड वाला आंसर आ रहा है फर्स्ट, तो फोर्थ और फर्स्ट किस में आ रहा है बच्चों, डी, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम इन ईच सेल, फ्रूट फ्लाई के पास बच्चों कितने क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम, ठीक है। अब ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1, अगर G1 पे क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 8 है, तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज, एस फेज के बाद में मतलब G2 फेज मान ले, तो वहां पे क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है, उसका अमाउंट डबल होता है, ठीक है। तो नंबर क्या रहेगा, 8 ही रहेगा, तो आंसर दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सेंट्रियोल्स अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, कब सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है, एस फेज में। एस फेज में हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है ना, तो एस फेज दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चले नेक्स्ट, Which of the following stages of meiosis involve division of centromere? सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है मियोसिस के अंदर, एनाफेज सेकंड के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे एनाफेज सेकंड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Which stage of the meiotic prophase show terminalization of chiasmata as its distinctive features? ठीक है ना, चियास्माटा का क्या हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन हो रहा है, मतलब वो जो चियास्माटा बन रहा था वो क्या हो रहा है, अलग होता है, तो अलग कब होगा, डायकाइनेसिस बताया था मैंने ऐसे करके, डायकाइनेसिस फेज के अंदर क्या होता है, वो अलग होता है, ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज यानी कि इंटरफेज, G1 फेज के बारे में हमको कौन सा स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, नहीं G1 फेज में डीएनए सिंथेसिस होता ही नहीं है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द सेल कंपोनेंट, क्या रीऑर्गेनाइजेशन होता है क्या यहाँ पे, देखते हैं अभी। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ये एकदम करेक्ट आंसर है हमारा, कि यहाँ पे क्या होता है, सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रो करती है, और क्या होती है यहाँ पे अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, न्यूक्लियर डिवीजन तो नहीं होता है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। Some dividing cell exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. Inactive stage में कौन जाता है, G0 phase. This is called quiescent. This process occurs at the end of. कब होता है ये, M phase के बाद में होता है, M phase के end में होता है, ठीक है। Cells in G0 phase. G0 phase में cells क्या करती है, terminate the cell cycle, exit the cell cycle, enter the cell cycle, suspend the cell cycle. Exit the cell cycle, ठीक है, सेल साइकिल से क्या हो जाती है, एग्जिट कर जाती है G0 फेज के अंदर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा बच्चों, G1 दिख रहा है, G1 S G2 M, तो यही करेक्ट सीक्वेंस होगा, पहले गैप 1 आता है, फिर S डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर G2 फेज आता है, देन M फेज आता है, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे पीवाईक्यू हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोग को इस चैप्टर से सारे पीवाईक्यू आपके सॉल्व हो गए, और आपका इस चैप्टर से अब कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ये चैप्टर को आप एक बार प्लीज डिटेल में स्टडी कर लो मेरी वीडियोस के साथ में। थैंक यू।